एशिया बाजार से संकेत ठीक हैं और राकेश बंसल साहब, अविनाश गोरखा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 8330 के लेवल पे एसएक्स निफ्टी 32 पॉइंट्स के गेन शो करे। खबर है एचडीआईएल के ऊपर, फटाफट से उसको ट्रैक करते हैं। क्वार्टर 3 में प्रमोटर ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। हिस्सेदारी 34.25% से बढ़ाकर 36.49% की है। राकेश, आपके कमेंट्स एचडीआईएल पे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में, लेकिन तेजी पकड़ सकता है क्या ये? देखिए रजत, स्टॉक एकदम एक ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा हुआ है। 63 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और एक बार ये स्टॉक डिसाइसिवली 64 के ऊपर निकलता है, जो कि इसने पिछले 1-2 दिन में अटेम्प्ट भी करा है। अगर ये 64 के लेवल्स को डिसाइसिवली तोड़ता है और उसके बाद सस्टेन करता है तो चार्ट्स के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट है और उस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग 71 रुपीज़ के बैठते हैं। रजत, जो आपने पूछा कि तेजी पकड़ सकता है, तो डेफिनेटली चार्ट संकेत कर रहे हैं तेजी की तरफ, अगर 64 रुपए के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो। ग्लेनमार्क फार्मा पर खबर है, अगले 3 से 4 साल में इनहेलर्स कारोबार में कंपनी उतर सकती है। ऑन्कोलॉजी बिजनेस पर कंपनी फोकस्ड है, इस तरह की खबरें आई हैं। और अगर ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक की बात करें तो कल ये 899 के लेवल पर बंद हुआ था। लेकिन अविनाश, आपकी राय क्या होगी ग्लेनमार्क फार्मा पर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज हो या फिर फंडामेंटल वाइज हो, कंपनी स्ट्रांग पोजीशन में है। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस खबर को और आज के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए? ना आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि जो मिड साइज फार्मा इंडियन कंपनीज है उनमें से ग्लेनमार्क डेफिनेटली एक बेहतरीन कंपनी है। इन्होंने काफ़ी समय पहले उनका 10 ईयर विजन अनाउंस किया था। हमको लग रहा है कि ये जो बिजनेस ये एंटर करना चाहते हैं काफ़ी प्रॉफिटेबल है और हो सकता है कि अभी इमीडिएटली 1-2 क्वार्टर के लिए इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट ना आवे, लेकिन FY18 के लिए डेफिनेटली आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल किसी को अगर निवेश करना है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बट टाइम होराइजन मेरे ख्याल से 60-60 देना जरूरी पड़ेगा। चलिए, प्रतिभा इंडस्ट्रीज लगातार फोकस में है और आज तो कंपनी की बोर्ड बैठक भी जिसमें प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर फैसला हो सकता है। ये खबर जब 2-3 दिन पहले आई थी, कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली, उससे पहले ही तेजी पकड़ गया था और अब 1540 के लेवल पे है ये स्टॉक। इनफैक्ट अविनाश, आप ही के पास में आऊंगा। प्रतिभा इंडस्ट्रीज आपने ट्रैक किया है ये स्टॉक, इसके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? और जो आज प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर अगर सहमति बन जाती है तो क्या जिनके पास पोजीशंस हैं वो होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर देना चाहिए इन मौजूदा स्तरों पर? आई थिंक मुझे लग रहा है कि रजत, प्रेफरेंशियल शेयर्स किसको अलॉट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि इस कंपनी में ऑर्डर बुक विजिबिलिटी तो बहुत ही बड़ी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, लेकिन इनके लिए वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस और क्लियरली जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफ़ी भारी होने के कारण लगातार 1-2 क्वार्टर से कंपनी घाटे में है। तो होपफुली अगर प्रेफरेंशियल ऑफर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या कोई बड़ा निवेशक लेता है तो इसमें होल्ड करने की राय रहेगी। जी, इंडसइंड बैंक को भी एक बार देख लेते हैं। कल मार्केट क्लोजिंग से ठीक थोड़ा पहले ये नतीजे आए। नंबर्स अगर देखें तो हर पैरामीटर पर नंबर्स या तो इन लाइन या फिर बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है। इसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर आप देखेंगे तो वो भी प्रोजेक्शन से बेटर रहा है। 751 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है। प्रोविजनिंग थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जिस डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट की हम बात कर रहे थे वो अर्निंग्स पर नहीं दिखा है। और इनफैक्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई वो भी पॉजिटिव रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गोल्ड लोन बिजनेस में कोई स्लो डाउन नहीं है। यूज्ड कार लोन्स या फिर सबसे ज़्यादा जो वरिड थे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेगमेंट पर थे, वहां भी जो डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेस हैं वो नहीं दिखे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या आई हैं पोस्ट अर्निंग्स, वो जान लेते हैं। संदीप से मौजूद है हमारे साथ। बताइए संदीप, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है इंडसइंड बैंक के नंबर्स पर? शुक्रिया दीपाली, जैसे हमने कहा नंबर्स अच्छे हैं और उसका रिफ्लेक्शन आप देखिए ब्रोकिंग हाउसेस की जो कवरेज है उसमें भी देखने को मिल रहा है। 5 में से 4 ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं। सबसे पहले सिटी की बात करते हैं। बाय कॉल उन्होंने मेंटेन किया है, 1380 के टारगेट वो सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि खराब एनवायरनमेंट के बावजूद भी जो नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। एक तो मजबूत ग्रोथ और मार्जिन के कारण नतीजों में जो ग्रोथ है वो सस्टेन देखने को मिली है। Q3 में नोटबंदी का ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला और ये मार्केट शेयर जिस तरह से बड़ा है उससे साफ तौर से एविडेंट है। दूसरा कॉल है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ओर से, उन्होंने भी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। 1373 का टारगेट वो सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि Q3 में नोटबंदी की वजह से इस बैंक के जो NPA है उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला है। 25% की मजबूत लोन ग्रोथ जो हुई है उस वजह से जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले और यही कारण है कि उन्होंने 17 और 18 का जो EPS अनुमान है उसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी भी की है। इसी तरह से CLSA ने भी अपना जो निवेश की सलाह है उसका इस स्टॉक के ऊपर बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 1400 से बढ़ाकर 1450 रुपये किया है। 17 से लेकर 19 तक का जो अनुमान है इनके मुनाफे का उसमें उन्होंने 2 से 3% की बढ़ोतरी करी। उनका कहना है कि अब भी बैंक के
पास अपनी जो सेविंग डिपॉजिट दरें हैं उसको घटाने की गुंजाइश है, जिस वजह से मुनाफे में और साथ ही साथ जो NIMs हैं उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट स्टैंस बरकरार रखा है, 1500 रुपये के टारगेट वो सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि छोटी अवधि में बाकी बैंकों के मुकाबले जो नंबर्स हैं वो और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और इनके जो बेहतर मुनाफे के कारण अब भी जो शेयर है पूरे सेक्टर में टॉप पिक है। केवल एक रिपोर्ट आई है UBS की ओर से जो अपना न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रख रहे हैं, 1250 के टारगेट वो सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि वैल्यूएशन उन्हें HDFC बैंक के और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जिस वजह से इन दोनों काउंटर्स पर ज़्यादा पॉजिटिव हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडसइंड बैंक की जो कोर फी आय है अब भी अगर आप देखें लोन ग्रोथ के मुकाबले कम ग्रोथ वहां पे देखने को मिली और ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा चिंतित है। उनका ये कहना है कि लोन ग्रोथ काफी मजबूत है। अगर इकोनॉमी में कोई भी धीमापन आता है तो FY18 के जो अनुमान है इनके उसको लेकर काफी बड़ा रिस्क हो सकता है और वैसे भी सेविंग डिपॉजिट का जो बड़ा हिस्सा है वो Q4 में निकलता हुआ दिखेगा, जिस वजह से जो कासा रेशो है वो कहीं ना कहीं नीचे आ सकती है, जिस वजह से उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रखा है। 1250 के टारगेट सुझा रहे हैं। चलिए, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो यहाँ से ऊपर ही हैं। अगर आप न्यूट्रल रेटिंग भी बरकरार रख रहा है UBS तो टारगेट्स तो ऊपर के ही दे रहा है। इंडसइंड बैंक, अविनाश आपके कमेंट्स, 35% NII में ग्रोथ, 751 करोड़ की बॉटम लाइन, डिपॉजिट्स 38%, 38% बढ़े और लोन ग्रोथ शानदार है। बेट लगानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट रजत, मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऐसे चैलेंजिंग क्वार्टर में आया है। आई थिंक मार्केट्स को थोड़ी सी चिंता थी इनकी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस को लेके, लेकिन यहाँ पे भी मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी तरह से पोजीशन किया है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर लोन बुक ग्रोथ 22-25% में एवरेज आउट होता है जैन टू मार्च क्वार्टर में भी, तो करीबन 1250-1260 का टारगेट एटलीस्ट नियर टर्म में पॉसिबल है। तो इसको होल्ड करे, मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए। जी राकेश, बैंकिंग स्पेस से कोई स्टॉक आप पिक करेंगे इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से? दीपाली, बैंकिंग स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज ऑफ नाउ तो कोई यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को बाय कॉल नहीं दिया है, निश्चित स्तरों पर रिकमेंड किया था, बट एकमात्र काउंटर जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है IDFC बैंक, जहां मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर या गिरावट पर खरीदारी करके चलना चाहिए। अविनाश, अगर बैंकिंग में कोई ट्रैक करना हो जिस एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग हो सर इस सीजन में, कौन सा बैंक होगा जहां पर रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं? इंडसइंड बैंक के तो नतीजे हमने देख लिए, लेकिन अब कई बैंक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। आपका किस स्टॉक पे इस समय सबसे ज़्यादा व्यू पॉजिटिव है? आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में हमको लग रहा है कि इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स देखने के बाद कोटक बैंक में नतीजे अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ और इनका जो मर्जर हो गया ING वैश्य के साथ, मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट इनको पॉजिटिवली बेनिफिट करेगा। जोग्राफिकल रीच भी अच्छा है और अब ये सबसे 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है कंसोलिडेशन के बाद। तो कोटक बैंक पे नज़र रखे, यहाँ पे हमको लग रहा है कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और हेल्दी आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो एक बार फाइनेंशियल स्टॉक्स को भी ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि लेटर हाफ में कुछ मोमेंटम जरूर पकड़ रहे थे। एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। राकेश, टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? वायदा कारोबार के आंकड़े तो कल ठीक पैन आउट हो रहे थे, लेकिन दिन की उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है, क्या करना चाहिए 900 के लेवल पे? रजत, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने नीचे में 870 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कोई बाय करना चाहे तो मौजूदा स्तरों पर 870 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं और ऊपर में 920, 921 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। रजत, ये स्टॉक जो है मुझे लगता है 920, 921 की जो नेकलाइन है मेजर, उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इस ऑनगोइंग मूव में तोड़ता है कि थोड़ा रुक के तोड़ता है, कहना मुश्किल है, बट जैसे ही 920 के लेवल टूटते हैं डिसाइसिवली, एक बड़ा मूव टुवर्ड्स 970, 975 देखने को मिल सकता है। तो बजाज फाइनेंस पर आप ध्यान दे सकते हैं। पूरी ही NBFC स्पेस में जो ट्रेडर्स हैं वो फिर से एक्टिव हुए हैं और M&M फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स पॉजिटिव फ्रंट पर एक्टिविटी दिखा भी रहे थे। कुछ और छोटी छोटी पॉकेट्स थी जो कल आखिरी के मिनटों में चली थी, उसमें से एक टायर भी है। टायर पर कमेंट लेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले बात कर लेते हैं बजट से जुड़ी कुछ खबरों का। बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती हो सकती है। नीति आयोग ने सरकार को इनकम टैक्स छूट बढ़ाने के लिए टैक्स दरों में कमी करने का प्रस्ताव रखा है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में यह खुलासा किया। सुन लेते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ मुख्य अंश। जो इंडिकेशन गवर्नमेंट से आई है कि, और जनरल कंसर्न भी है टैक्स बेस को लेके, इंडिया में 125 करोड़ के पॉपुलेशन में टैक्स बेस काफ़ी कम है। 4 करोड़ लोग ही, 4 करोड़ लोग टैक्स रेट फाइल करते हैं और वो भी रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स एक्चुअली देने वाले कहीं बहुत और भी कम है। ये कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स रेट को रेशनलाइज करना? नहीं, इसमें तो हमारी तो ये सिफारिश रहेगी, क्योंकि हम जो है टैक्स बेस को वाइडर से वाइडर बना सकें, क्योंकि असल में अगर आप टैक्स बेस नैरो होता है तो फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत हाई रेट्स पे आपको टैक्स लगाना पड़ता है।
तो जो टैक्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं और फिर दूसरे जो हैं वो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये एक इम्बैलेंस की बात है और इकोनॉमी के लिए, जनरल एफिशिएंसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें टैक्स बेस को नहीं, ब्रॉड पर इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है और इंडिया के 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही हैं। किस तरह का रिकमेंडेशन नीति आयोग देती है कि इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे एक तो ये किया जा सकता है कि भाई आप जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है, अभी शायद हमारे 2.5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है, उसको हम उतना ही रखें। तो वरना क्या होता है कि फिर आपका 2.5 लाख से आपने मान लीजिए 3 लाख या 4 लाख कर दी, तो जो लोग फिर 2.5 लाख और 4 लाख के बीच में वो टैक्स बेस के से निकल जाते हैं। तो जबकि अगर आप 2.5 लाख पे रखते हैं तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा तो उसके साथ जो है लोग 2.5 लाख तक पहुंचेंगे तो टैक्स बेस में इंक्लूड होना शुरू होंगे। आप ये कर सकते हैं रिलीफ देने के लिए कि भाई जो शुरू का टैक्स स्लैब है उसको लिबरली लो रखें। तो जैसे अभी मान लीजिए 10% है तो उसे घटा के 10% 5% या 7%। या तो ये कर सकते हैं कि उसको 10% को कुछ घटाएं, या ये भी कर सकते हैं कि जो 10% की जो 2.5 लाख से मान लीजिए अभी कितना 6 लाख या जब तक 5 लाख अगर तक है तो उसको बढ़ा के आप 2.5 लाख से कहते हैं 7 लाख तक जो है हम 10% रखें, ताकि कम से कम जो बेस में तो लोग रहे ना टैक्स देने वाले में। सो उसको जो है वाइडन कर सकते हैं, जो सबसे लोएस्ट टैक्स वाला जो स्लैब है उसको वाइडन कर सकते हैं। फिर आगे जो हायर टैक्स रेट वाले हैं उसमें भी हम सोच सकते हैं कि भाई अगर टैक्स बेस वाइड हो जाता है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू वाइडर टैक्स बेस के कारण बढ़ सकेगा। तो ऊपर से फिर हम जो टैक्स रेट्स को कुछ यूनिफाई कर सकते हैं, थोड़ी नीचे भी ला सकते हैं, या जो 3 टैक्स रेट्स हैं करेंटली, जो टॉप और मिडिल वाली जो टैक्स रेट है उनको भी मर्ज कर सकते हैं। सो कई पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये तो क्या किया जाएगा, बिल्कुल, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है।